नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 18 अप्रैल 2026, दिन शनिवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है हमें अपने ऐतिहासिक स्मारकों और धरोहरों की अहमियत समझाना ताकि हम उन्हें संभाल कर रख सकें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। और साल 1859 में आज ही के दिन 1857 की क्रांति के महान नेता तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उन्होंने आज़ादी के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया और आज भी उनका नाम साहस की मिसाल है। और साल 1955 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हुआ था। उन्होंने अपने सिद्धांतों से विज्ञान की दुनिया को बदल दिया और आज भी उनका नाम हर जगह सम्मान से लिया जाता है। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। वेस्ट एशिया क्राइसिस का असर अब फ्यूल सप्लाई पर भी दिखने लगा है, लेकिन इंडिया के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने बताया कि ग्लोबल सप्लाई जरूर प्रभावित हुई है, लेकिन देश के अंदर एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है। सबसे अहम बात, कहीं भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं हुआ है, यानी किसी जगह फ्यूल खत्म होने की स्थिति नहीं बनी है। उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ कल ही 5 मिलियन से ज़्यादा घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स पहुंचाए गए, यानी भारत सरकार लगातार सप्लाई चेन को मैनेज कर रही है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इससे साफ है कि ग्लोबल क्राइसिस के बावजूद इंडिया में फ्यूल अवेलेबिलिटी अभी स्टेबल बनी हुई है और डेली ज़रूरतों पर कोई असर नहीं पड़ा है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच इंडिया ने सिचुएशन को लेकर एक क्लियर अपडेट दिया है। पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अधिकारी मुकेश मंगल ने बताया कि भारत सरकार लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन मिशंस के साथ मिलकर सीफरर्स की सेफ्टी और मैरीटाइम ऑपरेशंस को मेंटेन कर रही है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि रीजन में सभी इंडियन सीफरर्स सेफ हैं और पिछले 24 घंटे में किसी भी इंडियन शिप के साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया कि इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्रीज को अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई जारी रखी है, जिसकी उन्होंने सराहना भी की है। इजराइल लेबनान सीज फायर पर इंडिया ने कहा कि हर वह कदम वेलकम है जो पीस की ओर जाता है। अब इवैक्यूएशन की बात करें तो एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन के मुताबिक जहां एयर स्पेस खुला है वहां से फ्लाइट्स लगातार चल रही हैं और 28 फरवरी से अब तक करीब 10,38,000 लोग इंडिया आ चुके हैं। यानी भारत एक तरफ अपने नागरिकों की सेफ्टी सुनिश्चित कर रहा है और दूसरी तरफ रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखने में भी एक्टिव रोल निभा रहा है। एशिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गौतम अडानी अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 92.6 अरब डॉलर यानी करीब 8,59,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं मुकेश अंबानी अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनकी नेट वर्थ करीब 90.8 अरब डॉलर यानी लगभग 8,42,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह कंपनियों के शेयर्स में तेजी मानी जा रही है, जिससे अडानी की संपत्ति में तेजी से उछाल आया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के बीच फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, यानी रैंकिंग कभी भी बदल सकती है। ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स एक डेली अपडेट होने वाली लिस्ट है जिसमें दुनिया के अमीर लोगों की संपत्ति हर दिन मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है। यानी साफ है कि ग्लोबल मार्केट में हल्की सी हलचल भी इन बड़ी संपत्तियों पर सीधा असर डालती है। इस समय भारत के 2 बड़े उद्योगपति एशिया के टॉप 2 रिचेस्ट लोगों में शामिल हैं, जो देश की इकोनॉमिक ताकत को भी दिखाता है। भारत और श्रीलंका के रिश्तों को लेकर एक अहम डिप्लोमेटिक विजिट होने जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19 तारीख से 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। यह विजिट खास इसलिए भी है क्योंकि यह वाइस प्रेसिडेंट का पहला बायलैटरल विजिट होगा श्रीलंका के लिए। इस दौरान वह श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरसूरिया से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा वह अन्य डिग्निटरीज और इंडियन डायस्पोरा लीडर से भी मिलेंगे। अब इस विजिट की अहमियत समझिए। श्रीलंका इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। हाल ही में दोनों देशों के बीच कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं और यह दौरा उन रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेगा। यानी यह विजिट सिर्फ एक फॉर्मल टूर नहीं, बल्कि इंडिया श्रीलंका टाइज को और गहराई देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में महिलाओं को लेकर एक खास इनिशिएटिव देखने को मिला। नारी शक्ति फॉर विकसित भारत थीम पर एक स्पेशल रन का आयोजन किया गया, जो नारी शक्ति वंदन से जुड़ा हुआ था। यह रन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और एमओआई भारत द्वारा आयोजित की गई और इसे सुबह 6 बजे जेपी गंगा पाथ से फ्लैग ऑफ किया गया।
इस कार्यक्रम को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन एक्ट से जुड़े अमेंडमेंट बिल्स पास होने के बाद महिलाओं की भागीदारी पार्लियामेंट और असेंबलीज में बढ़ेगी। इस इवेंट में फॉर्मर मिनिस्टर श्रेयासी सिंह और पटना के मेयर सीता साहू भी मौजूद रहीं। सबसे खास बात यह है कि इस रन में करीब 4000 महिलाएं और छात्राएं शामिल हुईं, जिससे यह साफ दिखता है कि महिलाओं में पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस तेजी से बढ़ रही है। यह इनिशिएटिव विमेन एम्पावरमेंट को ग्राउंड लेवल पर और मजबूत करने की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा रहा है। भारत की इकोनॉमी से जुड़ा एक मजबूत और पॉजिटिव संकेत सामने आया है, जो सीधे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 3.8 बिलियन डॉलर बढ़कर 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गए हैं। यह आंकड़ा 10 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बढ़त में सबसे बड़ा योगदान फॉरेन करेंसी एसेट्स का रहा है। फॉरेन करेंसी एसेट्स 3.1 बिलियन डॉलर बढ़कर 555 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गए हैं, जो रिजर्व्स का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड रिजर्व्स भी 600 मिलियन डॉलर बढ़कर 121.34 बिलियन डॉलर हो गए हैं। इसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में भी 56 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 18.76 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब इसका मतलब आसान भाषा में समझिए, जब किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ते हैं तो उसकी इकोनॉमी और करेंसी दोनों मजबूत मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई है, जिसमें भारत ने एक बार फिर अपनी साफ नीति दोहराई है। रुस्तम उमैरव, जो यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशंस की समीक्षा की गई और साथ ही रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। भारत की तरफ से एनएसए ने साफ कहा कि भारत की पॉलिसी हमेशा से क्लियर रही है, मामले का हल युद्ध से नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से होना चाहिए। यानी भारत इस पूरे मुद्दे में पीसफुल रिजोल्यूशन पर ही जोर दे रहा है और किसी भी तरह के टेंशन को बातचीत से खत्म करने की बात कर रहा है। इस तरह की हाई लेवल मीटिंग्स यह दिखाती हैं कि भारत ग्लोबल इश्यूज पर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है और शांति बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत की इकोनॉमी को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें फ्यूचर रिस्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों बताए गए हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट आने वाले समय में बढ़ सकता है अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, जैसे क्रूड ऑयल 75 से 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2027 में CAD 1.5% GDP तक पहुंच सकता है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के 0.8% से ज़्यादा है। लेकिन अगर ऑयल प्राइस बढ़कर 82 से 87 डॉलर पर बैरल हो गया तो CAD और बढ़कर 2% तक जा सकता है। अब रिस्क क्या है ये समझिए। वेस्ट एशिया टेंशन ग्लोबल ट्रेड और ऑयल प्राइसेज को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो मार्च में इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट 7.4% गिरकर 38.9 बिलियन डॉलर रह गए। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई, करीब 29.3% डिक्लाइन हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात समझिए, UAE अब US को पीछे छोड़कर इस सेक्टर का टॉप मार्केट बन गया है। हालांकि US को एक्सपोर्ट्स में थोड़ा रिकवरी दिखी है, 6.6 बिलियन से बढ़कर 8 बिलियन डॉलर पहुंच गया, क्योंकि टैरिफ्स 50% से घटकर पहले 18% और फिर 10% कर दिए गए। लेकिन ओवरऑल पिक्चर यही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, जिसका असर इंडिया के ट्रेड और इकोनॉमी दोनों पर पड़ सकता है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर पार्लियामेंट में बड़ा और अहम मोड़ आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज से लास्ट मोमेंट अपील की है कि विमेन रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट करें। यह बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, पहले ही लोकसभा में वोट के जरिए पास हो चुका है और अब फाइनल वोटिंग होनी है। पीएम मोदी ने बताया कि इस बिल पर डिस्कशन रात 1 बजे तक चला और सरकार ने सभी डाउट्स और कंसर्न्स को क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही थी, लेकिन अब समय है कि देश की आधी आबादी को डिसीजन मेकिंग में पूरा हक मिले। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, जो सही नहीं है। पीएम मोदी ने MP से अपील करते हुए कहा कि वोट देते समय अपनी घर की महिलाओं, माँ, बहन, बेटी को याद करें। उन्होंने इसे हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी बताया, जो महिलाओं को एम्पावर करने के साथ देश की डेमोक्रेसी को भी मजबूत करेगा। अब नज़र इसी बात पर टिकी है कि क्या यह बिल सभी दलों के सपोर्ट से हिस्ट्री बनाएगा या नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट का अब सीधा असर दुनिया पर दिखने लगा है। सबसे बड़ी चिंता क्या है कि तेल संकट अब गहराता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में अब सिर्फ करीब 6 हफ्ते का जेट फ्यूल ही बचा है।
यानी एविएशन सेक्टर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस पूरे संकट की जड़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई होकर गुजरता है। अब इसी मुद्दे को लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने रीजन में शांति बहाल करने और हॉर्मुज में शिपिंग को सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया, क्योंकि अगर यह रूट प्रभावित होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और इकोनॉमी दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। यानी अभी हालात ऐसे हैं कि एक तरफ युद्ध का खतरा है और दूसरी तरफ दुनिया एनर्जी क्राइसिस की ओर बढ़ती दिख रही है। मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी खबर आई है, जहां लेबनान की राजधानी बीरत में लोग सड़कों पर उतर आए। कारण है इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर, जो कल रात से लागू हो गया है। इस सीज फायर के बाद बीरत में सेलिब्रेशंस देखने को मिले, फायरवर्क्स और खुशी का माहौल नजर आया। इस समझौते की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है, जिन्होंने बताया कि लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आयोन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस पहुंच पर राजी हुए हैं। इसका मकसद है पीस टॉक्स के लिए रास्ता बनाना, ताकि आगे परमानेंट एग्रीमेंट हो सके। हालांकि ग्राउंड सिचुएशन अभी भी कॉम्प्लेक्स है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इजराइल अपनी सेना साउदर्न लेबनान से नहीं हटाएगा और सिक्योरिटी जोन बनाए रखेगा। वहीं लेबनान इजरायली ट्रूप्स की वापसी और डिस्प्लेस्ड लोगों की वापसी की मांग कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह को इन टॉक्स से बाहर रखा गया है और उसने इस पूरी प्रक्रिया को रिजेक्ट कर दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट से अब तक 2100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यानी फिलहाल सीज फायर से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीस अभी भी काफी मुश्किल नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है, जो हालात को थोड़ा शांत करने की कोशिश दिखाती है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल और लेबनान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया है। उन्होंने खास तौर पर यूएस की भूमिका की सराहना की, जिसने इस एग्रीमेंट को पॉसिबल बनाने में मदद की। यूएन चीफ ने कहा कि उम्मीद है कि यह सीज फायर आगे चलकर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और पीस टॉक्स का रास्ता खोलेगा और पूरे रीजन में स्थायी शांति लाने में मदद करेगा। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि सीज फायर का पूरी तरह पालन करें और हर स्थिति में इंटरनेशनल लॉ का सम्मान करें। दरअसल यह सीज फायर लगभग 10 दिनों के तनाव और संघर्ष के बाद हुआ है, जिसमें अमेरिका की अगुवाई में लगातार डिप्लोमेसी चल रही थी। इस पूरी प्रक्रिया में वाशिंगटन, तेल अवीव और बीरत के बीच बातचीत हुई, तब जाकर यह समझौता संभव हो पाया। अब असली चुनौती यह है कि यह सीज फायर कितना लंबे समय तक टिकता है और क्या यह सच में अस्थायी शांति की ओर बढ़ पाता है। मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन एक बड़ी डिप्लोमेटिक हलचल जरूर दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर डील जल्द हो सकती है। हालांकि उन्होंने कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं दी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो अभी 2 हफ्ते का सीज फायर चल रहा है, जो अगले हफ्ते तक खत्म होगा, उसे ज़रूरत पड़ी तो एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन उनका मानना है कि शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ईरान एग्रीमेंट के लिए तैयार दिख रहा है। अब दूसरी तरफ ईरान का रुख थोड़ा अलग है। ईरान ने साफ कहा है कि ईरान किसी टेम्पोरेरी सीज फायर के पक्ष में नहीं है। ईरान ने कहा कि ईरान सिर्फ एक कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन चाहता है, यानी ऐसा हल जो पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करे। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। एक तरफ यूएस जल्दी डील की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान लंबी और पूरी सेटलमेंट चाहता है। यानी आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह मामला जल्द खत्म होता है या फिर बातचीत और लंबी चलती है। आज सोना और चांदी के रेट्स में हल्का बदलाव देखने को मिला है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसकी कीमत करीब 15,600 से 15,800 रुपये प्रति ग्राम के आसपास है। यानी 10 ग्राम सोना खरीदने पर आपको करीब 1,56,000 से 1,58,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। अब चांदी की बात करें तो आज सिल्वर का रेट लगभग 260 से 275 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। यानी 1 किलो चांदी खरीदने के लिए आपको लगभग 2,60,000 से 2,75,000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।